हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित क्लास 10 सीबीएसई। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने 4 मंथ चैलेंज फॉर क्लास 10 मैथ्स स्टूडेंट, जहां पे हम 4 मंथ्स के अंदर आर एस अग्रवाल पूरा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल्स के साथ साथ एक्सरसाइज को 4 मंथ्स के अंदर इस पूरे क्लास 10 के सिलेबस को कंप्लीट करने का चैलेंज लिया है। वीक 1 है ये, और इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बाकी सारी बातें करें, तो हम सीधे टॉपिक पे ही स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, है ना। तो देखिए, अगर बात करें पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल हमने चैप्टर क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। तो कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है, और उस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन एक वेरिएबल के साथ हो रहा हो, ठीक है, वेरिएबल के साथ, और इस वेरिएबल की जो पावर है, पावर या एक्सपोनेंट, ये पावर क्या होनी चाहिए, वो एक होल नंबर होनी चाहिए। और अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि होल नंबर क्या होता है, तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इन नंबर्स को हम होल नंबर बोलते हैं। मैंने क्या कहा कि कोई भी एक कांस्टेंट टर्म, फॉर एग्जांपल 3, उसका मल्टीप्लिकेशन अगर मैं एक वेरिएबल के साथ कर दूं x, और इसके पावर अगर कुछ है जैसे कि 2 है, और 2 एक होल नंबर है, तो इस 3x स्क्वायर को हम क्या कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि मैंने 5 लिया, 5 के साथ मैंने y को लिया, y भी एक वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है, y वेरिएबल, और इसकी पावर मैंने 3 कर दी, तो 5y⁻³ ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। आप कहेंगे सर 3x + 5 क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पे दो टर्म्स है, ठीक है। इस पहले टर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है 1, इसका मतलब ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये दूसरा जो टर्म है ये क्या है, ये 5 है, 5 में क्या मल्टीप्लाइड है 1, तो हम ये समझ सकते हैं कि 5 में x⁻0 मल्टीप्लाइड है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5x⁻0 के फॉर्म में। ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल, और ये हो गई उसकी पावर जो है 0 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है। जैसे अगर मैं एक बात करूं कि 2x 1/2 + 1 क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे अगर आप बात करें, कांस्टेंट टर्म तो 2 है, x वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल की जो पावर है वो है 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन होगी, कि कोई भी कांस्टेंट हो, है ना, उसमें एक वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हो, और वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि एक एग्जांपल ले लें 2x² + 1, दूसरा एक एग्जांपल ले लें 2x + 1, तीसरा ले लें 3x³ + 2x² + 5। इन पॉलिनोमियल्स में, है ना, इन पॉलिनोमियल्स की अगर डिग्री की बात करनी है तो सिंपल सी बात है कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होता है, वेरिएबल जो गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, 2 डिग्री का। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, x है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर क्या है वो 3 है, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। तो जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या डिफाइन करेगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को डिफाइन करेगी। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, आप इन पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग नाम से। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, जब भी डिग्री 1 होगी, ठीक है, डिग्री जब 1 होगी, आप नोट कर सकते हैं, साथ में स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा, कि जब भी डिग्री 1 होगी तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल को बोलेंगे। मतलब x या वेरिएबल की पावर क्या होगी, हाईएस्ट 1 होगी। जब भी डिग्री 2 होगी पॉलिनोमियल की, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और जब भी डिग्री 3 है, ठीक है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सारी चीज़ें हम क्लास 9th में भी जानते हैं, ठीक है। और अगर यहीं पे मैं आपसे बात करूं कि भाई एक लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो वो ax प्लस बी के फॉर्म का होगा, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 0 नहीं हो सकती। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होगा, और यहाँ पे भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और यहाँ भी a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 कर देंगे तो इसकी डिग्री कम हो जाएगी, और डिग्री कम होगी तो वो अपना रेस्पेक्टिव पॉलिनोमियल की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे अगर इस केस में आपने यहाँ पे 0 कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, क्लियर है। इसीलिए a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इससे आप एक और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि एक लीनियर पॉलिनोमियल में एट मोस्ट कितने टर्म्स होते हैं, तो आप कहेंगे 2 टर्म्स हो सकते हैं, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल में एट मोस्ट कितने, ज़्यादा से ज़्यादा कितने टर्म्स हो सकते हैं, 2 टर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने टर्म्स हो सकते हैं, 3 टर्म्स हो सकते हैं। इसी तरीके से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने टर्म्स हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 4 टर्म्स, है ना, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं और बात करते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, कोई भी एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है, ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, और इस x की वैल्यू के लिए x की कोई एक ऐसी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लें जो हम अगर यहाँ पुट करें तो इस px की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। क्या बात मैंने कही कि px पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x गिवन है 2x माइनस 1, और मैंने कहा कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि ये जो px है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। इसका मतलब ये वाली वैल्यू x की कोई ऐसी वैल्यू रखने पे क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 0 के इक्वल। तो मैंने क्या कहा कि 2x माइनस 1 अगर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आएगी, और ये 1/2 क्या है, देखिए 1/2 जरा इस पॉलिनोमियल में अगर आप पुट करेंगे 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 माइनस 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1/2 वो वैल्यू है जब हम इसको यहाँ पे x की जगह पे रखते हैं तो ये px मतलब पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसी को हम कहेंगे क्या, वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती हो, उसे हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है ना, इन ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का रिलेशन इनके कोफिशिएंट के साथ है ना क्या होता है वो समझते हैं, और क्वाड्रेटिक के टर्म में समझेंगे हम जरा कि देखिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है, और a की वैल्यू क्या होती है, 0 नहीं होती है। ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से अभी पढ़ी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होगा जहाँ a की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर मैं ये मान लूँ कि अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा इनके 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, इनके क्या हैं, ये 2 ज़ीरोज़ हैं। हम आगे जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, लेकिन आप यहाँ पे समझ के चलिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे वो 2 आएंगे, तो एक अल्फ़ा हो गया, एक बीटा हो गया, ठीक है, 2 ज़ीरोज़ हो गए। इसका मतलब क्या होता है कि अल्फ़ा की वैल्यू x की जगह पे रखने पे और बीटा की वैल्यू x की जगह पे रखने पे ये जो पॉलिनोमियल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब इन 2 ज़ीरोज़ का अगर रिलेशन मुझे कोफिशिएंट से करना है, कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, जैसे ax स्क्वायर है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, bx है तो x का कोफिशिएंट क्या है, b है। जिसका कोफिशिएंट पूछा हो उसको छोड़ के बाकी जो भी चीज़ें हैं वो उसका कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर का पूछा तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी चीज़ें हैं वो उसका कोफिशिएंट हो जाएंगी। साइन का भी ध्यान रखेंगे। तो अगर हम इन कोफिशिएंट के साथ, इस कोफिशिएंट मतलब ए बी सी के साथ, मतलब ए बी तो कोफिशिएंट हो गया, सी कांस्टेंट टर्म है,
ए और बी और सी के साथ अगर मैं इन अल्फा और बीटा का रिलेशन बताना चाहता हूँ तो मैं कैसे बता सकता हूँ? तो मैं फाइंड आउट करूँगा सबसे पहले सम। ठीक है, आप क्या फाइंड आउट करेंगे? सम फाइंड आउट करेंगे। तो ये सम जो है किसका फाइंड आउट करना है हमें? जीरोस का, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया। क्लियर है? सम ऑफ जीरो क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा हो गया। ये अल्फा और बीटा जीरो थे तो सम भी क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए, बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी। ये हो गया सम ऑफ जीरोस के साथ इन कोफिशिएंट का रिलेशन। इसी तरीके से प्रोडक्ट के साथ भी आप रिलेशन बता सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जब मैं बात कर रहा हूँ जीरोस के प्रोडक्ट की तो इस तरीके से बात कर रहा हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया, और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी बाई ए से। सी बाई ए, सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं ए से, तो ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई इतनी सी। तो ये क्या होता है, जो जीरोस हैं हमारे उनका रिलेशन किसके साथ? ये जो कोफिशिएंट है इनके साथ इसका रिलेशन होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और अभी हम एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में सॉल्व भी करेंगे। एक चीज़ और है जो आपको समझनी चाहिए, वो ये है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है, कि अगर हमें सम गिवन है, ठीक है, एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है, और हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है मतलब अल्फा बीटा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और अल्फा बीटा गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो वो कैसे फॉर्म कर सकते हैं? हम फॉर्म कर सकते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो सम है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम हो गया। ठीक है, एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो अगर दो चीज़ें आपको गिवन हो, सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स, सॉरी सम ऑफ द जीरोस गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन हो, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं इस स्टैंडर्ड का यूज करके। तो आते हैं क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि सबसे पहले एग्जाम्पल 1 में हमें क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 में क्या कहता है? वो सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये आपके CBSE 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है, CBSE में 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हमें गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है वो है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, और मैंने आपको अभी बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए इस यहाँ स्क्वायर है, फिर कांस्टेंट है, फिर x का टर्म है, तो आप इसको सबसे पहले क्या करिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। सबसे पहला स्टेप तो आपने यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही हम जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट किया करते थे, क्लास 9th में भी फाइंड आउट किया है। तो कैसे सॉल्व होता है ये? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 6, जो कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? 6 3 जा 18 और माइनस साइन के साथ माइनस 18 आ गया। इस माइनस 7 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करेंगे कि ये जो स्प्लिट किया हुआ पार्ट है इनका प्रोडक्ट क्या आ जाए? माइनस 18, और सम क्या आ जाए? माइनस 9 आ जाए। तो माइनस 9 और 2, माइनस 9 इंटू 2, देखिए माइनस 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा? माइनस 18 हो जाएगा,
और -9 + 2 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो -7 को हमने -9 और -2 में ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आप चीज़ें लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे 6x² -7x को आपने ब्रेक कर दिया -9x और 2x में, तो -9x + 2x, ठीक है, -9 है +2 है -3। यहाँ पे 6x² है और ये -9x है, तो x तो कॉमन आएगा ही यहाँ दोनों से, और क्या कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे 3x आपने कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस यहाँ क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, यहाँ पे 3x है, यहाँ -3, यहाँ 2x है और यहाँ -3 है, कुछ भी नहीं है, तो आप 1 कॉमन ले लीजिए, तो 2x - 3 हो जाएगा। 3x + 1 एक ब्रैकेट में और 2x - 3 दूसरे ब्रैकेट में। ये क्या हो गया, 2 फैक्टर्स आ गए। ठीक है, 2 फैक्टर्स आ गए। अब ये जो पॉलिनोमियल है px मान लीजिए, ये px है पॉलिनोमियल, इनको अगर 0 होना है तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये 3x + 1 शुड बी इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू -1/3, है ना। और यहीं से आप 2x - 3 इज इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। क्लियर है ये चीज़, समझ में आई एक बात। हमें क्या मिल गए, 2 जीरोज मिल गए। एक जीरो क्या है, -1/3, दूसरा क्या है, 3/2। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इन जीरोज का रिलेशन बताएंगे कोफिशिएंट के साथ। तो देखिए हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर दिया, और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या निकल के आया है, वो आया है -1/3 और 3/2। ठीक है, ये हमारे 2 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का रिलेशन बताएंगे कोफिशिएंट के साथ। तो वो क्या होता है, सबसे पहले तो सम का दिखाते हैं, तो -1/3 + 3/2 ये हो गया। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, ये 3 2 जा मतलब -2 प्लस 3 2 से 3 टाइम्स मतलब 9, दैट इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, सम ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गया, 7/6 आ गया। अब जरा देखिए 7 कहाँ है, यहाँ पे इस वाले में देखिए, ये 7 कहाँ है, x का कोफिशिएंट है 7, तो आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 6 किसका कोफिशिएंट है, x² का, तो कोफिशिएंट ऑफ x²। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 7 प्लस में है और यहाँ 7 माइनस में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है। सम ऑफ जीरोस का रिलेशन कोफिशिएंट से कैसे होता है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। और इसी तरीके से प्रोडक्ट का रिलेशन, दैट इज 1/3 -1/3 इंटू 3/2। अब यहाँ पे इसको कट मत कर दीजिएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल नहीं करना है ना, भूल के भी नहीं कैंसिल करना, अदरवाइज आंसर आएगा नहीं, है ना। तो इसको आप कट नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा, -3/6 हो जाएगा। अब -3 देखिए कहाँ पे है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमने रिलेशन भी बता दिया, वेरीफाई कर दिया रिलेशन, और साथ में जीरोस को भी फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है, बहुत ही इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 2 पे। फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल fx पॉलिनोमियल गिवन है, दैट इज x² - 2, और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल गिवन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये दूसरे तरह से सॉल्व होगा। देखिए ये x² - 2 है, ठीक है, x² - 2 है, आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, मतलब fx की वैल्यू आपको क्या करनी है, 0 करनी है, यही तो करनी है। अच्छा, x² - 2 देख के हमें क्या समझ में आता है कि a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, दैट विल बी इक्वल टू a + b और a - b। क्लियर है, समझ में आ गया, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए जरा, ये x² - 2 है, तो आप इसे लिख सकते हैं s² - √2 का होल स्क्वायर,
दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस √2 इस फॉर्मूले से प्लस में हो गया और एक बार हो गया माइनस में। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हर बार हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर से ही नहीं करेंगे, जब इस तरीके के फॉर्मूले का यूज होगा तो हम डायरेक्ट इस तरीके से ही कर देंगे। अब ये fx की वैल्यू 0 होनी है तो हम क्या करेंगे, x प्लस √2 को किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2 आ जाएगी, और x माइनस √2 को जब इक्वेट करेंगे 0 से तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का √2 आ जाएगी। अब हमारे पास जो fx है उसकी दो वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। इस जो जीरोज हैं उनकी दो वैल्यू आई है। पहली वैल्यू क्या है, वो है -√2 और दूसरी क्या है, √2 है। ये दो जीरोज आ गए। अब इन दो जीरोज का हमें रिलेशन किससे बताना है, कोफिशिएंट के साथ बताना है। तो सिंपल है कि नहीं, आपको क्या दिखाना होगा, सबसे पहले सम दैट इज -√2 प्लस √2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0 हो गया। 0 हो गया तो क्या मतलब हुआ कि अगर इसको, इस x² - 2 को, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता तो मैं क्या लिखता, देखिए मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे a की वैल्यू क्या होती है, 0 नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो bx वाला टर्म है ना वो 0 है, इसका मतलब ये b क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तभी तो ये bx वाला टर्म 0 हो गया। यहाँ पे x वाला कोई टर्म नहीं है, इसीलिए तो ये b का टर्म 0 हुआ होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, x² का कोफिशिएंट। इसी तरीके से अगर आप सम तो आपने फाइंड आउट कर लिया, प्रोडक्ट अगर आप दिखाएं तो वो क्या हो जाएगा, √2 इंटू -√2 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब ये -2 जरा इससे कंपेयर करिए, -2 कहाँ पे है, ये कांस्टेंट वाले टर्म में है, तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x², जो है 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है, समझ में आ गया। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को भी फाइंड आउट कर लिया और उसका रिलेशन किससे बता दिया, कोफिशिएंट से भी बता दिया। इसी तरीके से एक एग्जांपल और है, एग्जांपल नंबर 3, उसे भी सॉल्व करते हैं। ऑब्टेन द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये रूट में गिवन है, परेशान नहीं होना है, ऐसा क्वेश्चन देख के बहुत ईजी होते हैं, इसको भी हम बहुत ईजिली सॉल्व करेंगे, अभी आप देखेंगे। √3x² - 8x + 4 √3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है जरा वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, √3x² - 8x + 4 √3, ये इसी तरह के फॉर्म का है कि ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब ये क्या है, एक ऐसा है जिसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये मान लीजिए कि ये px इज इक्वल टू ये गिवन है, तो हमें px इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना है, x की वो वैल्यू जिसके लिए px की वैल्यू 0 हो जाए। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए जो कंडीशन होगी क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, √3 है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 4 √3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 इज 3 और इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12। अब आपको -8 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए, 12 आ जाए, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए, 12 आ जाए, और इनका सम क्या आ जाए, -8। तो देखिए वो दोनों चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो हो सकता है आपका 6 2 जा 12 होता है, तो 6 और 2 और ये दोनों माइनस साइन के साथ ले लीजिए, -6 इंटू -2, देखिए -6 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 12, और -6 प्लस -2 इज इक्वल टू -8। तो क्लियर हो गया, -8 किस में टूटेगा, -6 और -2 में ब्रेक होगा। ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस से थी। तो -6 और -2 में हम इसे ब्रेक कर लेंगे। तो देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा, ये √3x² तो ऐसे ही रहेगा, ये -8 -6 और -2 में तो -6x -2x + 4 √3 हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत इस चीज़ में,
कोई दिक्कत इस चीज़ में? अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, √3 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है, √3 है और 6 है, तो अगर 6 को हम लिखें तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू वॉट, 2 इंटू 3, और यहाँ हम लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। तो 6 को हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से √3 x अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस ये 2√3 बचेगा कि नहीं, 2√3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो आप -2 अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2√3 बचेगा, ठीक है। तो √3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2√3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2/√3, और दूसरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2√3 हो जाएगा। ये दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। क्या हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पहला हो गया 2/√3 और दूसरा क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे फाइंड आउट किया सर, अरे इसे 0 से इक्वेट कर दो बेटा, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। ये तो अभी तक समझ गए हो गया, कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में। अब क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है, सिंपल है। अब तो सम अगर फाइंड आउट करेंगे तो सम इसका क्या हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा 2/√3 प्लस 2√3, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 आ गया, कोई दिक्कत। ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 8/√3। जरा इसको कंपेयर करिए, यहाँ से 8 कहाँ है, यहाँ पे है। x का कोफिशिएंट मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ √3 कहाँ है, x² ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट आपको बताना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो दैट विल बी इक्वल टू 2/√3 इंटू 2√3। ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 2/√3 इंटू 2√3, ये हो जाएगी 4√3/√3। तो देखिए 4√3 कहाँ है, ये कांस्टेंट टर्म है ना, 4√3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ये √3 किसका कोफिशिएंट है, x² का, तो कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है, समझ में आ गया एग्जाम्पल नंबर 3। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के आगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो सेशन था आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना मत भूलिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ये 4 मंथ्स चैलेंज को बहुत सीरियसली लीजिए। इसके हिसाब से हम अक्टूबर ख़त्म होते होते क्लास 10th मैथ्स का सिलेबस RS अग्रवाल के अकॉर्डिंग, मतलब CBSE के अकॉर्डिंग RS अग्रवाल बुक को रेफरेंस बना के हम सॉल्व कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।